दोस्तों नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सारी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए और बहुजन समाज पार्टी ने भी सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो इस तरह से अब वहां तीन मेन पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी। आम आदमी पार्टी के समर्थन में समाजवादी पार्टी है और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने भी 7 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया की विधानसभा सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे आज दिल्ली के सियासी समीकरणों पर और बीएसपी की एंट्री का क्या फर्क पड़ेगा, किसको फायदा नुकसान हो सकता है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, एक डॉक्यूमेंट्री की एंट्री पर, दिल्ली के चुनाव में एक डॉक्यूमेंट्री की एंट्री हो गई है और बहुत चर्चित है, बहुत सुर्खियों में है डॉक्यूमेंट्री। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर इसे अपलोड किया है। 20 घंटे, लगभग 20-21 घंटे के भीतर इसको 61 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। राजेश भाई साहब, पहले बात करते हैं कि बीएसपी ने जो सारी सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, इसका क्या असर पड़ने जा रहा है। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, दिल्ली विधानसभा चुनाव में चूंकि जो बसपा का बेस जो जो कर्मस्थली है वो बेसिकली उत्तर प्रदेश है। जहां जहां इतिहास रचे, जब जब इतिहास रचे तो इतिहास उत्तर प्रदेश में रचा बसपा ने, और इसके अलावा किसी स्टेट में कभी इतिहास नहीं रचा। और जैसे दिल्ली है, दिल्ली में कभी बीजेपी, कभी बसपा ऐसा नहीं आई कि वहां बसपा इस योगी भी इतनी सीट ले आई हो कि वहां सहयोग के रूप में सरकार बना सके। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात है, ये लगातार पब्लिक डोमेन में बातचीत चल रही है कि जब उत्तर प्रदेश का 2024 का चुनाव होता है तो वहां तमाम सीटों पर बसपा अपने प्रत्याशी नहीं उतारती लोकसभा में। और जब 2022 का विधानसभा चुनाव होता है तब भी बहुत सारे कुछ सीट बच जाती है जहां प्रत्याशी नहीं होते। और दिल्ली में चूंकि चुनाव है, और दिल्ली में एकदम बसपा ने 70 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। खासकर जहां, अगर हम नई दिल्ली सीट की बात करें तो नई दिल्ली सीट पे भी कहीं ना कहीं बसपा ने, चूंकि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि वहां पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां उन्होंने केजरीवाल को कहीं ना कहीं नुकसान करने का प्रयास भी किया है। उन्होंने यहाँ वीरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। और एक एक पूरा सुनियोजित तरीके से, जैसा लोग बताते हैं, लोग लगातार बोल रहे हैं दिल्ली में, उनका मानना है कि जो वोट, जो जो एक बेस वोट है, वोट बैंक है, जो अभी तक अरविंद केजरीवाल को मिलता था, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी का प्रयास किया कि अगर कुछ परसेंट भी वोट वहां बसपा लेने में कामयाब होगी तो इससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल कामयाब होंगे। ऐसी जब हम जंगपुरा की बात करें तो जंगपुरा, जहां से पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां भी रविंद्र कुमार को बसपा ने मैदान में उतार दिया। और वहां भी वो वाला वोट बैंक है बड़ी संख्या में जो आम आदमी पार्टी को अब तक मिलता आया। अगर हम पिछले 3 पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें, 3 चुनाव की बात करें, तो इस बार पूरे 70 सीटों में, हालांकि अभी तक का रिकॉर्ड है, बसपा ने अभी तक कभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। तो यहाँ प्रत्याशी कालकाजी में भी, जहां आतिशी चुनाव लड़ रही है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री भी है दिल्ली प्रदेश की, वहां भी उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है तमाम 70 सीटों पे। अब लोग तो ये कहते हैं कि बीजेपी की बीटीएम की तरह यहाँ बसपा काम करने का प्रयास करेगी, और सब जगह बेसिकली उन प्रत्याशी को उतारा गया है जिनसे सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि दिल्ली में कभी बसपा कभी बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई। हाँ, ये जरूर है कि अपना वहां पैर जमाने के लिए प्रत्याशी जरूर उतारे हैं। कुछ सीटें जरूर ऐसी हैं दिल्ली में विधानसभा की जहां बसपा तीसरे नंबर पर रही है, कहीं तीसरे नंबर पर रही है, कहीं चौथे नंबर पर रही है। लेकिन विधानसभा में बहुत ज्यादा एंट्री पिछले 3 चरणों में हुई नहीं, क्योंकि अगर तीन चुनाव की बात करें तो वहां बहुत ज्यादा बसपा का कोई ऐसा काम नहीं रहा, कोई ऐसा रिजल्ट भी नहीं आया कि जो बहुत करिश्माई हो। तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि जिस तरह कांग्रेस वहां इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है,
और कांग्रेस इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का मतलब है कि कांग्रेस के पास भी, कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस जितनी मजबूत लड़ेगी ये माना जाता है, ये बताया जाता है कि कांग्रेस का जो वोटर शिफ्ट हो गया बीजेपी की ओर, वो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो उसका कुछ वोटर आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ, कुछ वोटर बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ। जब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, अगर पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेगी, तो उससे नुकसान दोनों पार्टी को होगा। थोड़ा बहुत नुकसान भाजपा को होगा, थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। क्योंकि जो जो बेस वोट जिसपे से, जिसके जिस वोट बैंक के जरिए शीला दीक्षित वहां 3 बार मुख्यमंत्री रही, 3 बार सरकार बनाई, तो वही वोट बैंक सारा अब इस समय आम आदमी पार्टी के पास है। और चूंकि बीजेपी लंबे समय से दिल्ली में सरकार बनाने में नाकामयाब रही, तो हमें लगता है कि ये जो इस तरह के जो तमाम इंडिया अलायंस के दल थे, वो इस समय आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए लग रहा है कि जितना वो आमने सामने मजबूत चुनाव लड़ेंगे, इतना कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ हो सकता है। ऐसा वहां लोग कहते हैं जो लगातार एनालिसिस कर रहे हैं दिल्ली की राजनीति पर। जी डॉक्टर साहब। और ध्रुव राठी का जो अभी वीडियो आया है, ये जो पूरी इस पर हम बात डॉक्यूमेंट्री करेंगे। आम, पहले हम राजीव भाई साहब, पहले इस हिस्से पे बात कर लेते हैं जो बसपा और आसपा का जो फैक्टर है। आजाद समाज जी पार्टी ने 7 प्रत्याशी उतारे केवल, और इन 7 में उन्होंने केजरीवाल के सामने कोई प्रत्याशी नहीं दिया, आतिशी के सामने नहीं, और सिसोदिया के सामने नहीं। क्या फर्क पड़ेगा इसका? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो लग रहा है कि आम आदमी, आजाद समाज पार्टी ने हालांकि घोषणा ये की थी कि दिल्ली की कम से कम 30 से 35 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, वहां अपने प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन अब चूंकि वहां नामांकन सब हो चुके हैं, नाम वापसी की डेट आज थी 20 जनवरी, तो मैं एक बार बता दूं आपको कि यहाँ त्रिलोकपुरी एक विधानसभा सीट है। मतलब ये 7 विधानसभा सीट है, त्रिलोकपुरी है, गोकलपुरी है, किराड़ी है, कोंडली है, सीमापुरी है, राजेंद्र नगर है, और छतरपुर विधानसभा है। इन 7 विधानसभा पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और ये वे विधानसभा हैं जहां बीजेपी जहां बीजेपी जो है सेकंड नंबर पर रही है 2020 में। तो वहां बीजेपी ने यहाँ प्रत्याशी उतरे हैं। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल, आजाद समाज पार्टी ने तो वहां चुनाव लड़ा, उनका कहीं मंशा ये नहीं होगी, कहीं ना कहीं अंदर से ये बात होगी कि जो आम आदमी पार्टी का वोटर है, जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो ना हार जाए, उन्हें बचा के अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और उन सीटों को टारगेट पे लिया है जहां बीजेपी सेकंड नंबर पे 2020 में चुनाव में थी। जी। आज जी आज नाम वापसी के बाद अंतिम सूची जारी हो गई है, और अब जो है इस सियासी घमासान में वक्त लगातार कम होता जा रहा है। धीरे धीरे 5 तारीख को मतदान है दिल्ली में। इस चुनाव के ठीक पहले, चुनाव के बीच में जो ये डॉक्यूमेंट्री आई है, जिसको ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया है, ये लगभग 27-28 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें पूरा इंटरव्यूज हैं कुछ। आतिशी का इंटरव्यू है, केजरीवाल का इंटरव्यू है, मनीष सिसोदिया का इंटरव्यू है, संजय सिंह का इंटरव्यू है, राघव चड्ढा का इंटरव्यू है, और इसमें सत्येंद्र जैन का इंटरव्यू है। इसमें 2 पत्रकारों का इंटरव्यू है, सौरभ शुक्ला और शरद शर्मा, जो एनडीटीवी के लिए काम करते थे और इन दिनों अपने इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं। और इस 28 मिनट की डॉक्यूमेंट्री ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है। लगभग 20-21 घंटे के समय में इसको 61 लाख से ज्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का क्या असर पड़ने वाला है, राजेश भाई साहब? डॉक्टर साहब, ये डॉक्यूमेंट्री है, पिछले अगर हम 3-4 दिन की बात करें, तो जब वो रिलीज की बात थी इस डॉक्यूमेंट्री की, तो दिल्ली पुलिस का चेहरा सामने आया। हालांकि दिल्ली पुलिस का तो कोई रोल, कोई बहुत इतना रोल है कि उसे तो आदेश का पालन करना है। लेकिन आप देखिए कि अभी चुनाव का दौर है, तो कंगना रनौत की जो फिल्म आई है इंदिरा गांधी, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं हुई। उसमें जिस तरह का रोल दिखाया गया है, जिस तरह इंदिरा गांधी को दिखाया गया है कि इंदिरा गांधी क्रूर थी और इमरजेंसी का पूरा, उसका पूरा सब कुछ समेटा गया, तो वो से उसमें तो उन्होंने नहीं रोका कि भाई चुनाव का समय आ रहा है, इसे बाद में रिलीज कर दें। जो और बहुत सारी फिल्में होती है, बीजेपी तो बहुत सारी फिल्में बनवाती है। ये डॉक्यूमेंट्री में जो दर्द है, हम ये तो सब हकीकत है, ये पब्लिक डोमेन में सबके सामने है। आप देखिए कि
जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं, कि पहले उन्हें सीबीआई गिरफ्तार करती है, फिर लगता है कि सीबीआई के पास कुछ नहीं है, कभी कोर्ट से राहत मिल जाए, फिर ईडी की टीम आ जाती है, फिर ईडी गिरफ्तार करती है, फिर इनकम टैक्स का रोल आ जाता है, फिर दिल्ली पुलिस का रोल आ जाता है। तो जो उसमें जो दर्शाया गया है, ये तमाम पब्लिक डोमेन में है। हमें लगता है कि अगर 3 दिन पहले जो वो रिलीज का मामला था, जब ये अनुमति मांगी गई दिल्ली पुलिस से कि ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज करते हैं, तो उस समय जिस तरह दिल्ली पुलिस ने रोका, तो तभी लोगों को ये लगा कि इसका मतलब कुछ ऐसा राज है जिसे पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है और ये दिखाया ना जाए। हालांकि जिस कंपनी ने इस वीडियो को, ये डॉक्यूमेंट्री को बनाया, वो कहीं ना कहीं डरे डरे इसलिए कि उनका नुकसान ना हो जाए। और ध्रुव राठी ने जिस तरह यूट्यूब चैनल पर उसे दिखाया, मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि अगर वो डॉक्यूमेंट्री की अनुमति मिल गई होती दिल्ली पुलिस से, तो शायद इस डॉक्यूमेंट्री को इतने लोग ना देख पाते जितने लोग अब देख पाएंगे, क्योंकि लोगों को ये लगा कि इसका मतलब कुछ है, कुछ सच्चाई है जरूर। तो अब जिस तरह वो लगातार वीडियो वायरल हो रही है, उसे पूरा देश की पूरी दुनिया देख रही है, और उसमें दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री झारखंड के हैं, जिन्हें सिर्फ आरोपों के बल पर गिरफ्तार किया गया, जबकि आज तक के इतिहास में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जब तक उनके पास आरोप सिद्ध नहीं हो गया, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और अभी तक न्यायालय भी ये नहीं तय कर पाए कि इनके पास क्या दोष है, इनका दोष क्या है, क्यों इन्हें जेल भेजा गया। उन आरोपी की अभी पुष्टि नहीं हुई है किसी की भी। तो हमें लगता है डॉक्टर साहब, ये जो दिखाया गया है डॉक्यूमेंट्री में, जिस तरह वो वायरल हो रही है, उससे इसका मतलब देश देखना चाहता है कि ये सब क्या था, क्यों केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, और संविधान के जो मानक हैं, जो मूल्य हैं, वो क्या हैं, और इस समय वर्तमान में क्या काम हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट्री तो मुझे लगता है कि अगर लोग देख रहे हैं और रिएक्शन कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा उसमें। देखिए, ये बेसिकली जो है, इसकी स्क्रीनिंग करना चाहती थी आम आदमी पार्टी दिल्ली में 18 तारीख को। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी, और स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। और जब स्क्रीनिंग नहीं हो पाई तो इसको ध्रुव राठी ने लगभग 20-21 घंटे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर इसको रिलीज कर दिया। लगभग 28 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री ने तहलका मचा दिया रिलीज होते ही। केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा भी है कि बीजेपी इस फिल्म को क्यों रोकना चाहती है, इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है जिससे बीजेपी डरी हुई है। ये फिल्म पर्दे के पीछे के उन सब रहस्यों को उजागर करती है। जब गलत तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, ये बीजेपी सरकार के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक कामों को उजागर करती है। हालांकि इस पूरे मामले में डीसीपी ने ये कहा था दिल्ली पुलिस के कि चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और राजनीतिक दलों को अनुमति के लिए डीएम कार्यालय में, डीईओ कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से आवेदन करना होता है। चुनाव के दौरान ये एक मानक प्रक्रिया है जिसका पालन नहीं किया गया, जिसकी अनुमति नहीं ली गई, और ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता इस तरह से अगर इसकी स्क्रीनिंग होती। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एलिगेशंस लगाए कि जिन जगहों पर इसकी स्क्रीनिंग होनी थी वहां थिएटर ओनर्स को धमकाया गया, और जहां ये आईटीओ के पास मेन कार्यक्रम करके इसकी स्क्रीनिंग करना चाहते थे वहां नहीं करने दी गई। और फिर फाइनली इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को ध्रुव राठी ने रिलीज कर दिया। ध्रुव राठी बड़े यूट्यूबर हैं, उनके पास लगभग 3 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर बेस है, और वायरल हो गई है, रिलीज होते ही वायरल हो गई, बड़े पैमाने पर ये देखी जा रही है। और इस डॉक्यूमेंट्री के कंटेंट के बारे में मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा यहाँ थोड़ा, कि इसमें जो मैंने जिन नेताओं का जिक्र पहले किया आम आदमी पार्टी के, उन सब नेताओं की बातचीत है। वो बता रहे हैं, वो नरेट कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को साजिशन, पहले तो वो ये जिक्र करते हैं कि बहुत जबरदस्त हिस्टोरिकल मैंडेट लेकर के आती है आम आदमी पार्टी, 67 सीट्स, 62 सीट्स, जिसको बीजेपी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और पार्टी को तोड़ने की कुचक्र रचे जाते हैं, साजिशें रची जाती हैं। और जिस तरह से बीजेपी के ऊपर हमलावर रहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, उससे भारतीय जनता पार्टी डर जाती है। और ये भी कहा जाता है कि संजय सिंह केजरीवाल के जेल जाने के बाद, सिसोदिया के जेल जाने के बाद, सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद
जिस तरह से हमला करते हैं केंद्र सरकार के ऊपर, उससे केंद्र सरकार तिल मिला जाती है और वो उसके रिएक्शन में संजय सिंह को भी जेल भेज देती है, और सबसे पहले बेल देनी पड़ती है संजय सिंह को, और फिर धीरे धीरे सब बाहर आ जाते हैं। उनका ये भी कहना है कि कोई एलिगेशन करप्शन का उनके अगेंस्ट अब तक प्रूव नहीं हुआ है। खैर, ये भविष्य की बातें हैं। उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस प्रूव होंगे कि नहीं होंगे, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल सियासत बहुत गर्म हो गई है दिल्ली में, और बसपा की एंट्री, चंद्रशेखर की पार्टी की एंट्री, कांग्रेस चुनाव मैदान में है, सारी सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। तो क्या ये मुकाबला बहुकोणीय हो जाएगा? क्या केजरीवाल का वोटर बिखर जाएगा? क्या वोटर लिस्ट के जो सवाल उठे थे उनका कोई इम्पैक्ट आएगा? ये भी देखना बाकी है। चुनावों के नतीजों से स्पष्ट होगा ये भी, क्योंकि दिल्ली में नई दिल्ली सीट से लेकर कैंट तक लगभग 14 सीटों पर 30,000 से 60,000 तक वोटर घटे हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं दिल्ली की सियासत में। राजेश भाई साहब, कोई कंक्लूडिंग कमेंट आप करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, ये तो हकीकत है, ये तो है हकीकत के जो आरोप लगे, तो कम से कम जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट है उन्हें अगर आरोप लगे तो आरोप के बाद में उन्हें सफाई देनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। अगर नई दिल्ली विधानसभा से 30,000 वोट कम हुई है तो इसका जवाब देना चाहिए, चुनाव आयोग को देना चाहिए और भारत सरकार को देना चाहिए, लेकिन उनके पास तो जवाब नहीं है। उनके पास ये भी जवाब नहीं है कि आखिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोठी में जब 2020 में 4 वोट थी तो अब 33 वोट कहां से आ गई? वो 33 कर्मचारी कौन है? क्या क्या संसद की किसी कमेटी ने कोई ऐसा आदेश जारी किया कि सांसदों के आवास पे इतने लोगों की संख्या बढ़ा दी गई? ये कौन लोग हैं जिनके 33 वोट बढ़े हैं? और ऐसे तमाम सांसदों पर आरोप लगाए गए हैं जिनके घरों में 2020 में कहीं 2 या 3 वोट थे। आज कहीं ऐसा नहीं है जहां 20 वोट से कम हो, कहीं 20 है, 25 है, 35। वो तो बाकायदा जब आरोप लगाया तो सबकी संख्या दी गई। तो हमें लगता है कि कहीं कुछ तो है डॉक्टर साहब। अगर ऐसा नहीं है तो आरोप नहीं लगते, और उनका आरोप प्रमाणित है। वो बोलते हैं कि फला कि किस सांसद के आवास पर कितनी वोट मिली है। तो मुझे लगता है कि ये जो वोट घटी है और जो वोट बढ़ाई गई है, इसमें कुछ ना कुछ खेल तो है जरूर, पर अब क्या कह सकते हैं। दोस्तों, आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दे करके, लिख करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, कौन सच्चा कौन झूठा। जो केजरीवाल कह रहे हैं क्या वो बातें सच हैं, या जो बीजेपी कह रही है करप्शन के जो एलिगेशंस लगाए गए हैं क्या वो सच हैं या झूठे हैं? हालांकि केजरीवाल का तो ये भी कहना है कि इलेक्शन के रिजल्ट से तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दिल्ली की जनता बहुमत के साथ चुनकर भेजती है आम आदमी पार्टी को, तो ये उनके लिए क्लीन चिट होगी और वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार होंगे। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घेरा और कहा कि आतिशी एक महिला है, क्या उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर ही बनाया केजरीवाल ने? वो खुद सत्ता हासिल कर लेंगे दोबारा अगर जीत करके आते हैं तो। खैर, सवाल बहुत हैं सियासत में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। क्या दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनने जा रही है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, या कांग्रेस कोई बड़ा करिश्मा कर देगी, या मायावती की जो एंट्री है उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है? इन सवालों पर अपनी राय जाहिर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।